आपको कुंभ के मेले से आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कोई बात बोलनी हो उनके इस मूव के लिए? या माँ बाप कोई अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं कर रहे, तो इसको जैसा हमारे देश ने मान्यता दिया, एक्सेप्ट किया, वैसा वो भी कभी समझेंगे और करेंगे। बाकी वो स्वतंत्र है अपने देश के बारे में डिसीजन लेने के लिए। बाकी डिसीजन गलत है। कुंभ मेले में हम मौजूद हैं और हमारा सफ़र हमें एलिज़ा बाई के पास लेकर आया है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम एलिज़ा बाई है। मैं उज्जैन से हूँ, उज्जैन की महामंडलेश्वर। और मैं एक प्रोफेशनली ड्रिलॉक आर्टिस्ट हूँ, देश की पहली ड्रिलॉक आर्टिस्ट और देश की पहली जर्नलिस्ट एज अ ट्रांसफॉर्मर। और जैसा कि हमने आपका बाहर में भी बोर्ड देखा, कुंभ मेले में आप ड्रेडलॉक्स भी कर रहे हो। जी आपकी जो भी लोग सब हैं, तो क्या लोग आ रहे हैं यहाँ पे कराने के जी लिए? बिल्कुल आ रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी कुंभ के अलावा जो मेरा स्टूडियो है उज्जैन इंदौर में, वहाँ भी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और यहाँ भी आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा ड्रेडलॉक के बारे में और विस्तार से बताएं। कब आपने ये प्रोफेशन चुना? कैसा है, 10 साल हो गए हैं मुझे ड्रिलॉक करते हुए। और जैसे मैं पहले की बात करूं तो कैसा है, जो साधु संत जटाएं जो ओरिजिनल जिनकी बढ़ती हैं, जो तपस्या से भस्म लगा के और बड़ का दूध लगा के तपस्या पे बैठते हैं और जिनकी साधना से हो जाती है, जटाएं क्रिएट हो जाती है, उसी को जटा को ही ड्रिलॉक बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। और जैसे कि नॉर्मल पार्लर, ये नॉर्मल बालों के लिए पार्लर होते हैं और केराटिन हो जाता है, स्मूथनिंग हो जाता है, सब कुछ हो जाता है नॉर्मल बालों के। लेकिन ड्रेडलॉक के लिए कोई आर्टिस्ट ही नहीं था। उनको कौन संवारे? जब आप साधु संतों को गौर करेंगे तो उनकी जो जटाएं हैं आपस में ऐसी उलझ जाती है जिनसे काफ़ी साधु संतों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, काफ़ी अंदर स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ को सुधारने वाला कोई नहीं था। और जैसे कि मैंने देखा कि ये फ़ॉरेन, जो हमारे बाहर देश से विदेश में खूब चलता था, ये सदियों से चलते आ रहा है प्रोफेशनल वे में। इसको हाइजीन तरीके से नीट एंड क्लीन क्रिएट करना, या जिनकी जटाएं हैं उनको संवारना, उनको प्रॉपर मेंटेन करना, ये सब चीज़ था। लेकिन हमारे देश में उस चीज़ की एकेडमी नहीं थी। तो मैंने फ्रांस में, जब वो टाइम पे गोवा में थी, तो जो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह, तो वहाँ एक ट्रेनर था इस चीज़ का, जो एकेडमी चला रहा था बाहर विदेश में, तो वो आया था। उनसे हमने ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड हुए। 2 साल हमने फ्रीलांसिंग की और हमने यही सोच के कि हाँ चलो, जो साधु संत इतनी मेहनत से तपस्या करके बड़ा करते हैं, उनको कुछ तो एक हमारा एक प्रयास था कि हाँ चलो सनातन धर्म के लिए कुछ करें और उनकी जटाओं को संवारें। और जैसे जो महाकाल के भक्त होते हैं, यूथ जनरेशन जो बोलते हैं, यूथ लोग, वो महाकाल के जो भक्त रहते हैं, वो एक तरीके से ये जटा लगवाते हैं अपना महाकाल महादेव की प्रति प्रेम दिखाने के लिए और आस्था दिखाने के लिए छोटा सा प्रयास करते हैं। तो ऐसे भी क्लाइंट आते हैं हमारे पास। तो जब से हमने स्टार्ट किया और 2018 में हमने ऑफिशियली इस चीज़ का देश में सबसे पहला एकेडमी भी स्टार्ट किया। आप देश की पहली ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट भी है, और अपने पत्रकारिता जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। उज्जैन में उनको 42 ईयर्स हो गए। उनके जो चीफ़ है केसी यादव जी, उनसे मैंने मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ली, जर्नलिज़म की ट्रेनिंग ली। और फिर जैसे मुझे पहले से ही शौक़ था कि वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना, या कोई चीज़ जो दिख रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज़ को हाईलाइट करके समझाना सिंपल वे में। तो ये सब चीज़ मेरे को था। और बाकी फिर ट्रेनिंग के बाद मुझे उन्होंने ऐसा जर्नलिस्ट अपॉइंट भी कर दिया और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी लिए। मेरा हाल ही में जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है, वो जो नागा साध्वी है जो निर्वस्त्र घूमती है, अघोरी तेलंगाना की, उनका मैंने इंटरव्यू लिया हिंदी में। मेरा मकसद ऐसे लोगों का ही था क्योंकि उनके वीडियोस आ रहे थे, लोग देख रहे थे कि वो निर्वस्त्र घूम रही है, लेकिन क्यों घूम रही है वो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उनके जितने भी वीडियोस हैं वो सारे तेलुगु में हैं। तो हमारी जो राष्ट्र भाषा है हिंदी, तो मेरा मकसद ये था कि मैं उस लैंग्वेज में इंटरव्यू लेके उनका उद्देश्य लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है जी। लेकिन वो तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं मानती होगी। नहीं, वो नहीं मानती, लेकिन उसको हिंदी आती है। उसको हिंदी आती है, ये जानती है कि उसको राष्ट्रभाषा हिंदी, उसने कुछ ऐसा अपोज नहीं किया कि मैं हिंदी में नहीं दूंगी। हिंदी अगर उसकी देखेंगे तो उनको इतना बोलना नहीं आता। आपको भी पता है साउथ के जो रहते हैं वो हिंदी में कमज़ोर रहते हैं, फिर भी उन्होंने
जो हिंदी में इंटरव्यू दिया काफ़ी अच्छा दिया। काफ़ी जो मैंने जो साउथ के लोगों से मिली हूँ उनसे तो अच्छी थी उनकी हिंदी। और हम अगर बात करें कुंभ मेले में और किन्नर अखाड़ा का क्या महत्व है? किन्नर अखाड़ा का यह महत्व है, सबसे पहले तो ये स्वतंत्र अखाड़ा है जिसमें हर लोगों को वेलकम किया जाता है, हर लोगों का स्वागत किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो, नारी हो, किन्नर हो, साधु संत हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, जो भी सनातन धर्म के लिए आता है उनका स्वागत किया जाता है। और किन्नर अखाड़ा इसका निर्माण जब से हुआ है उससे जो लोगों में हमारा जो मिलना जुलना एक बॉन्डिंग है वो बन गई है। लोग हमको ज़्यादा समझने लग गए हैं, हमारे स्ट्रगल, हमारे लाइफ के बारे में समझने लग गए हैं, और जो लोगों की परेशानियां हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने लग गए और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको आशीर्वाद देने लग गए हैं। बाकी तो हम ज़रिया है, करने वाले तो महादेव बैठे हैं जी। और आजकल के सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में थर्ड जेंडर को लेकर जितना भी जागरूकता आ गया है, आपको उससे क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में थर्ड जेंडर को इंक्लूड करना? देखो कैसा है, थर्ड 15-20 साल पहले की बात करूँ तो हमारा कोई एक हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कोई हमारी पहचान नहीं थी। तो जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने हमारे समाज के लिए या कहा जाए एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। हमको एक पहचान दी, हमको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया। पहले तो मेल फीमेल ही आते थे, उसके अलावा कुछ नहीं आता था कॉलम, चाहे वो आधार कार्ड हो, फॉर्म हो या वोटर आईडी हो। अभी तो हम वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेटेड लोग आते जा रहे हैं तो लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जैसे थर्ड जेंडर को हर चीज़ में शामिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा समाज यही चाहता है कि हम भी आम इंसान की तरह उठे बैठे और हम आम इंसान की तरह हमारा प्रोफेशनल लाइफ ये सेलेक्ट करे, उस प्रोफेशनल लाइफ पे ही वर्क करे या जॉब करे। वो भी हम भी चाहते हैं कि लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें या बोलते हैं ना, हमको एक्सेप्ट करें। हालांकि अभी भी 100% एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उम्मीद यही है कि आगे चल के एक्सेप्टेंस हो जाएगी और हम भी आम इंसान की तरह कोई जॉब करेगा, कोई बिज़नेस करेगा, कोई अलग अलग फील्ड में होते जा रहा है। कोई दरोगा बन रहा है हमारे समाज से, कोई विधायक बन रहा है, कोई एमएलए है, कोई फ़ोटो जर्नलिस्ट है, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ। तो ये सपोर्ट ही है, ये एक्सेप्टेंस ही है, तभी तो हम बढ़ पा रहे हैं। अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड कि देश में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, दे विल बी नो थर्ड जेंडर। आपको पता हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देश में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, प्रेसिडेंट बनने के साथ उन्होंने बोला था। आपको कुंभ के मेले से आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए कोई बात बोलनी हो उनके इस मूव के लिए? देखो देश में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, वो अपने देश के लिए बोला है ना। वो आपको लगता है कि आज पूरी दुनिया भर में ये इसका विरोध होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखो कैसा है कि पहले तो विरोध होता था, हमारे देश में भी सिर्फ 2 ही जेंडर थे, लेकिन जब साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये भगवान की देन है ना। जो जैसा बोला जाए, XY क्रोमोसोम जो होता है उसमें मेल होता है, XY और XY होता है तो फीमेल होता है, और XX और YY क्रोमोसोम होता है तो हम जैसे लोग पैदा होते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो इसको भगवान ही पैदा करे, हम कोई अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हो रहे, या माँ बाप कोई अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं कर रहे। तो इसको जैसा हमारे देश ने मान्यता दिया, एक्सेप्ट किया, वैसा वो भी कभी समझेंगे और करेंगे। बाकी वो स्वतंत्र है अपने देश के बारे में डिसीज़न लेने के लिए। बाकी डिसीज़न गलत है, हालांकि जो इतना एजुकेटेड लिटरेट देश है वो ये चीज़ पे बोल रहा है तो अच्छी बात नहीं है। बाकी हमको तो हमारे देश से मतलब है कि हमारा देश आगे बढ़े और हमारा देश का नाम हो। प्रयागराज के प्रिपरेशन देख करके योगी गवर्नमेंट के बारे में और मोदी जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? किस तरह यहाँ की पुलिस को हम देख रहे हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हर एक जगह पे देख रहे हैं उनको, चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ के जवान हो, हर कोई लगा हुआ है यहाँ पे कि कुछ भी भगदड़ ना मचे, स्टैम्पेड ना हो कहीं पर भी। आपको उनके लिए क्या बोलना, अथॉरिटीज़ के लिए? देखो ये जो माननीय योगी सरकार है और जो इतना कर रहे हैं हमारे ये जो महाकुंभ के लिए, काफ़ी चीज़ करे और उनकी व्यवस्था तो बहुत ही उम्दा है। देखो
काफ़ी चीज़ रह जाती है। अभी बीच में आग लगा था तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। देखो इतनी जब भीड़ भाड़ है, इतना बड़ा चीज़ मैनेज हो रहा है, घर में अगर 4 मेहमान भी आ जाते तो उथल पुथल सा हो जाता है एक परिवार। तो ये तो इतना बड़ा कुंभ है, तो हर चीज़ सरकार पे भी निर्भर नहीं होना चाहिए। बाकी उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जितने भी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कितने पुलिसकर्मी तो 2-2 3-3 दिन तक सो भी नहीं पा रहे हैं ये व्यवस्था के लिए। और हाँ, जैसा आपने बोला कि 8 करोड़ लोग आ रहे, तो ये जो पहला अपना शाही स्नान था उसके कंपैरिजन में इस बार जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मौनी अमावस्या कितनी अहमियत रखता है, तो इस वजह से भीड़ है। बाकी जो व्यवस्था है सरकार की वो बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, जाते जाते आप अपने जटाओं के बारे में थोड़ा बोलिए, ऐसा क्या स्टाइल आपको पसंद आया कि आप बहुत सालों से आप इस तरह का जटा रख रहे हैं? नहीं, देखो कैसा है, मैं तो खुद एक महादेव की भक्त हूँ। मैं खुद एक अर्धनारीश्वर का रूप हूँ, तो मैं महादेव की जटा क्यों नहीं कैरी करूँ। और मुझे 10 साल हो गया है कैरी करते हुए इसको। हाँ, मैंने 10 साल पहले एक्सटेंशन लगाए थे। एक्सटेंशन लगते हैं ओरिजिनल बाल में ही लगते हैं। अब वो बढ़ते बढ़ते जो बाल है वो नीचे तक आ गए हैं। जो हाइट है 5 फीट 10 इंच मेरी, उतने लगभग 6 फीट पकड़ लीजिए, उतनी मेरी जटा की लेंथ है। तो हाँ, बस एक महादेव के लिए, महादेव की कृपा है और महादेव के लिए प्रेम है ये जटा। और मेरी जटा थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं थोड़ी काली माता को भी मानती हूँ। तो काली माता को अगर आपने देखे होंगे तो उनके घुंघरालू बाल है लंबे लंबे, तो आपको उसकी भी झलक दिख जाएगी मेरे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।